अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब है जब किसी का पेशाब पे जब कंट्रोल खत्म हो जाता है और छोटा पेशाब खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाए, कपड़ों में निकलना शुरू हो जाए, तो इसे हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। दोस्तों, आमतौर पर क्या होता है, हमारा जो मसाना होता है जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, इसका बड़ा अहम पट्टा जो होता है, जो मसल होता है जिसे हम डेट्रोसर मसल कहते हैं। जब भी गुर्दों से जो पानी होता है वो पेशाब यानी यूरिन की शक्ल में जो गुर्दों और मसाने के दरमियान एक नाली होती है जिसे हम यूरिटर कहते हैं, इसके जरिए मसाने में इकट्ठा होता है। तो जैसे जैसे वो इकट्ठा होता रहता है तो वो जो हमारे मसाने का जो प्रेशर होता है वो नहीं बढ़ता, ना इसके मसल का बढ़ता है, ना ही इंट्रोवजाइकल यानी मसाने का, ना मसाने के अंदर का प्रेशर बढ़ता है, ना इस पट्टे का बढ़ता है और ना ही पेट का बढ़ता है। बल्कि अगर किसी चीज का प्रेशर बढ़ता है या इसमें सख्ती पैदा होती है तो वो इन स्फिंक्टर की होती है। इन स्फिंक्टर क्या है दोस्तों? इन स्फिंक्टर मसाने के बाहर एक ऐसा वेल्व होता है जो रोकता है पेशाब को एक खास टाइम तक। तो ये दो किस्म के होते हैं, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल का कंट्रोल इंसान के पास होता है और एक्सटर्नल जो है वो ऑटोमेटिक होता है। तो जैसे जैसे ये यूरिन इकट्ठा होता है, वो रुकावट वाला वेल्व है, इसका प्रेशर बढ़ता है लेकिन बाकी का प्रेशर नहीं बढ़ता। और जब इंसान को महसूस होता है कि इसको जब छोटा पेशाब या यूरिन पास करना है तो जब जाकर जोर लगाता है तो इसके इंट्रो एब्डोमिनल यानी पेट का जो प्रेशर बढ़ता है, इसका डेट्रोसर मसल जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो कंट्रैक्ट करता है, वो सिकुड़ता है और साथ ही जो मसाने का प्रेशर है जिसे इंट्रोवजाइकल भी वो भी बढ़ता है। अब इसके बढ़ने के बाद जो प्रेशर होता है इंट्रोवेजाइकल, ये ज़्यादा हो जाता है इस फिल्टर के प्रेशर से। तो जैसे ही ये ज़्यादा हो जाता है तो जैसे ही इन स्फिंक्टर खुलता है या यूरिन बाहर आ जाता है तो ये होता है नॉर्मली। लेकिन अगर जब ये कंट्रोल लूज़ हो जाए, खुद ब खुद यूरिन जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जो वो कपड़ों को ख़राब कर देता है, तो इसको हम कहते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। इसकी जो टाइप्स होती हैं दोस्तों, इसमें स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, इसमें अर्ज इनकॉन्टिनेंस, इसमें कॉन्टिन्यूअल इनकॉन्टिनेंस, इसमें ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, इसमें पोस्ट मिक्यूरेशन ड्रिबल होता है। जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है वो खवातीन में ज़्यादातर पाया जाता है। आमतौर पर पेल्विक फ्लोर जो होता है, जो नीचे का हिस्सा होता है, इसके पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। ख़ास तौर पर हिस्टेरेटिक के बाद खवातीन में ज़्यादातर ये होता है। या मोटापे की वजह से ये हो सकता है, फिर जो गायनी की सर्जरीज वगैरह होती हैं उनकी वजह से हो सकता है, या वो गांव या वो देहात जहां पर आम तौर पर मेडिकल की सहूलत नहीं, वहां पर जो खवातीन में ये प्रॉब्लम इस तरह के ज़्यादा होते हैं, इनका ताल्लुक इनकी डिलीवरीज और इनकी सर्जरी से है, जिसके बाद ये वीक हो जाते हैं। जैसे ही वो कफ करती हैं, खांसी करती हैं, इनको छींक आती है या उनको कोई भी स्ट्रेस होता है, जिस्मानी हो या जहनी, तो इनका यूरिन निकलना शुरू हो जाता है। आज इन कॉन्टिनेंट्स में मसल डेट्रोसर मसल जो होता है वो ज़्यादातर हाइपर एक्टिव हो जाता है, वो बार बार सिकुड़ना शुरू कर देता है और इसके बार बार सिकुड़ने की वजह से आम तौर पर ये मेल जो होते हैं इनके अंदर ज़्यादा होता है, इन्फेक्शन की वजह से ज़्यादा होता है, या किसी को गुर्दे की पथरी या मसाने की पथरी की वजह से होता है। इस सूरत हाल में भी यूरिन बार बार बाहर निकलना शुरू कर देता है। कॉन्टिन्यूअल इनकॉन्टिनेंस जो है, इसमें क्या होता है, अगर किसी में कोई फिशूला बनता है, फिशूला कहाँ पे बना होता है, क्योंकि खवातीन में ज़्यादातर होता है, तो यूरिटर और वजाइना के दरमियान, जिसे डेट्रोवजाइना फिशूला कहते हैं, तो वो जो फिशूला होता है या कम्युनिकेशन होता है या दोनों का रास्ता जो होता है आपस में बन जाता है, और तो ये आपस में मुसलसल छोटा पेशाब जो है बाहर निकलता रहता है, इसलिए कॉन्टिन्यूअल इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। और ये गांव देहातों में जहाँ पे सर्विसेज नहीं होती, वहाँ पे ऐसी पैदाइश हो रही होती है बच्चे की जिसमें रुकावट हो, जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर कहा जाता है, वहाँ पे फिशूला बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। या फिर आमतौर पर इन केसेस में ज़्यादा होते हैं जहाँ रेडियोथेरेपी में ज़्यादा होते हैं, यानी इलाज होता है रेडियोथेरेपी केसेस के मरीजों का, इनमें फिशूला बनता है। इसके बाद ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस है। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस मिसाल के तौर पर अगर किसी को प्रोस्टेट का मसला है, क्योंकि ये मर्दों में ख़ास तौर पे ज़्यादा होता है, और वो प्रोस्टेट के इस मसले की वजह से जो पीछे मसाने के ऊपर दबाव पड़ता है और पेशाब बाहर नहीं आ पाता, तो मसाना इससे फैल जाता है। वो इस हद तक फैलता है कि इसके बाद से वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही यूरिन को इंसान की मर्जी के बगैर इनकॉन्टिनेंस होती रहती है।
اور یورین نکلتا رہتا ہے. یا عام طور پر پروسٹیٹ والے پرابلم جو ہوتے ہیں ان لوگوں میں زیادہ ہوتے ہیں. اور سب سے آخری جو مثال ہے وہ پوسٹ میکوریشن ڈربل ہے. یہ ینگ لوگوں میں ہوتا ہے، یعنی کہ جو نوجوانوں میں بھی ہو سکتی ہے پرابلم. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر جو ہمارا مثانہ ہوتا ہے اسے جو نالی باہر نکلتی ہے جو پیشاب کو باہر لاتی ہے، اس کو میڈیکل کی زبان میں یوریتھرا کہتے ہیں. اس کا ایک حصہ ہوتا ہے جسے بربر یوریتھرا یعنی جو انسانی عضو ہوتا ہے اس کے اندر جو یوریتھرا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بربر یوریتھرا. بعض اوقات اس کی ساخت میں تبدیلی ہوتی ہے جس کو ہم ڈائیورٹیکولم کہتے ہیں. ایک تھیلی بنی ہوتی ہے، اس کو ایک یو بینڈ ہوتا ہے. اس کے اندر جب یورین پھنس جاتا ہے تو انسان جب چلتا پھرتا ہے تو جب موو کرتا ہے، جب حرکت کرتا ہے تو یورین باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں پوسٹ میکوریشن ڈربل کہ یورین کرنے کے بعد بھی قطرے گرتے رہتے ہیں. تو کس طرح پتا چلتا ہے؟ ایک تو ڈاکٹرز ہسٹری لیں گے، ڈیٹیل میں آپ سے پوچھیں گے کہ کتنی دفعہ انکونٹیننس ہوتی ہے، کتنی دفعہ آپ کے کپڑے تبدیل کرنے پڑتے ہیں، کیا کیا وہ کام ہیں جن کی وجہ سے یہ زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے. اور یہ کہ زندگی میں یورین کی انفیکشن آپ کو کتنی مرتبہ ہوئی ہے. کیونکہ دوستو یاد رکھیں جو ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں، جو مینٹل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، ان میں انکونٹیننس بھی ہو جاتی ہے. اور بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں، فرض کریں اگر آپ کو بار بار یورین انفیکشن یا UTI یعنی چھوٹے پیشاب کی نالی کی انفیکشن ہوتی ہے، وہ بھی وجہ بنتی ہے. لیکن ان کو مینج کریں تو یہ چیزیں خود بخود ٹھیک ہوتی رہتی ہیں. تو ڈاکٹر آپ سے ڈیٹیل میں پوچھیں گے، چاہے خواتین ہو یا مرد ہوں. اگر خواتین ہیں تو ان سے گائناکولوجسٹ کی ہسٹری لیں گے. بچوں کی پیدائش کی ہسٹری لے لی جائے گی کہ نارمل ہوئے تھے یا سی سیکشن سے ہوئے تھے، کس کی ڈیلیوری سے بچے ہوئے تھے. تو کس طرح ذرا ان کو کمپلینٹس نہیں کرنی چاہیے ڈاکٹر سے. تو اس طرح کی مختلف قسم کی جو باتیں ہیں وہ پوچھی جائیں گی. تو اس کے بارے میں کچھ ٹیسٹ بتائے جاتے ہیں. یورین کمپلیٹ ایگزامینل ٹیسٹ کروایا جاتا ہے چھوٹے پیشاب کا. تو کلچرل سینسٹیوٹی کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے جراثیم دیکھنے کے لیے. پھر یہ دیکھنے کے لیے یہ جو جراثیم ہے کون سی دوائیوں سے ٹھیک ہو سکتے ہیں. پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ کروایا جاتا ہے، یا محض یہ مخصوص قسم کا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں مریض کو کہ پانی پی لے. جب مثانہ آپ کا پیشاب سے بھر جائے، مثانے پر دباؤ پڑ رہا ہو، تب الٹرا ساؤنڈ کروائیں. پھر یہ دیکھیں گے کہ آپ کے مثانے کے اندر کتنا پیشاب اکٹھا ہوا ہے. تو یہ میئر کریں گے ml میں. پھر آپ سے کہا جائے گا کہ جائیں یورین جو ہے وہ پاس آؤٹ کرائیں اور واپس آ کر پھر الٹرا ساؤنڈ کروائیں. پھر اس کی کوانٹٹی دیکھیں گے کہ وہ کوانٹٹی 100 سے زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو پروسٹیٹ کا مسئلہ ہے یا کوئی بھی رکاوٹ ہو یا آپ کو یہ پرابلم ہے جس کے لیے مزید آپ کو ایگزامن کریں گے. بعض اوقات DRE کہتے ہیں، بڑے پیشاب والی جگہ میں انگلی ڈال کر چیک کرتے ہیں مردوں کے کہ ان کے اندر غدود تو نہیں بڑھا ہوا، پروسٹیٹ تو نہیں بڑھا ہوا، اس کی وجہ سے رکاوٹ ہے. یا الٹرا ساؤنڈ پہ گردوں کو دیکھیں گے کہ کافی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. تو آپ کا یورین کمپلیٹ ایگزامینیشن یورین کلچرل سینسٹیوٹی الٹرا ساؤنڈ کروانے کے بعد. اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو خواتین کو لوکلی ایگزامن کرتی ہیں ڈاکٹرز یا دیکھنے کے لیے کہ ان کو سٹریس انکونٹیننس کھانسی کرتے ہوئے یا زور لگاتے ہوئے ڈرپل کرتا ہے یا نہیں کرتا. اس کے علاوہ کچھ لوگوں میں سسٹوسکوپی کی جاتی ہے. یہ سسٹوسکوپی کس کہتے ہیں؟ بلیڈر یعنی مثانے کو، اور سکوپ کہتے ہیں دیکھنے کو، اور اس کے اندر کیمرہ ڈال کر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے. اور سسٹوسکوپی کے ساتھ ہی وہ سکین بھی کر سکتے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ فشولوں کو دیکھا جائے کہ کہیں اسے ویجائنا میں یا یوٹرس کے آپس میں کوئی اب نارملٹی تو نہیں ہے، راستہ تو نہیں بنا ہوا جہاں سے یہ ڈربل میں. بعض اوقات جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان میں کنجنٹل پرابلم ہوتا ہے، ان میں یوریٹر کا فشولا بنا ہوتا ہے بلیڈر کے ساتھ، یعنی مثانہ اور پیشاب کی نالی کی جو گردے کے مثانے کی طرف آتی ہے ان کے درمیان. چھوٹے بچوں میں یہ کمیونیکیشن بنا ہوتا ہے، ایب نارمل راستہ بنا ہوتا ہے تو سسٹوسکوپی کی جاتی ہے اس حوالے سے. اس کے علاوہ بعض لوگوں کا MRI کروایا جاتا ہے. یہ جو MRI ہے یہ CT اسکین کی تکنیک سے مختلف ہے. MRI کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ پوسٹ میکچوریشن ڈربل کی میں نے جو بات کی ہے جس میں تھیلی بنی ہوئی ہوتی ہے اور پیشاب والی نالی باہر آتی ہے جسے بربری کہتے ہیں، تو اس کو دیکھنے کے لیے MRI کروایا جاتا ہے. جب ایک دفعہ آپ کو ڈاکٹر تشخیص کر دیتا ہے تو تشخیص کے حساب سے آپ کو ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے. اگر ذہنی بیماری کے لوگ ہیں یا ان کی عمر زیادہ ہے، ان کو ڈائمینشیا ہے یا عمر زیادہ ہے اور UTI کی وجہ سے ان کو بار بار یورین نکلتا ہے، تو عام طور پر گھر کا کوئی شخص انٹرمیٹنٹ کیتھیٹرائزیشن کرتا ہے.
कहते हैं बार बार, इंटरमिटेंट कहते हैं बार बार वक्फे से पेशाब आना, और कैथेटराइजेशन होता है, एक नाली डालकर पेशाब की नाली से निकालकर मसाने की तरफ खाली किया जाता है ताकि वो निकले ही ना। ऐसे क्योंकि ज़हनी कंट्रोल जो है, जो कमज़ोर हुआ होता है बुज़ुर्गों का, जो हमारी नर्व होती हैं, इनको जो कंट्रोल होता है ब्लैडर के ऊपर, वो कमज़ोर हुआ होता है। और बाज़ औक़ात बच्चों में स्पाइना बाइफिडा एक्वाल्टा होता है, जिसे हम कहते हैं। इसमें हम स्पाइन को चेक करते हैं, जो कमर के मोहरे होते हैं, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि इसको वो प्रॉब्लम है, इनका असाबी कंट्रोल जो है वो ब्लैडर का वो कमज़ोर हुआ होता है, तो इनको इंटरमिटेंट कैथराइजेशन कहते हैं। या मरीज़ को भी सिखा देते हैं कि आपने ये नाली डालनी है और यूरिन आ जाएगा तो सारा, तो फिर आपको ड्रिबल नहीं करेगा। इसके अलावा अगर ख़वातीन हैं, इनको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का मसला है, इनको फिजियोथेरेपी की जाती है, इनको कुछ एक्सरसाइजेज, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं, जिसकी वजह से इनके जो पट्टे होते हैं पेल्विक फ्लोर के, वो काफ़ी हद तक मजबूत हो जाते हैं। और जैसे वो मजबूत होते हैं तो इन स्फिंक्टर का जो कंट्रोल होता है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है इन ख़वातीन में। एक तो हल ये है, वो मर्द हजरात जिनमें अर्ज इनकॉन्टिनेंस होती है, मर्दों में खसूसी तौर पर, मगर ख़वातीन में भी ज़ाहिर है, यूटीआई स्टोन की वजह से हो सकता है। इनको हम रीट्रेन कहते हैं। रीट्रेनिंग का मतलब है, रीट्रेनिंग में हम मरीज़ को कहते हैं कि आपने दोबारा जो है दबाव पड़े, आपके ऊपर दबाव पड़ेगा, लेकिन अगर आपने इस दबाव को बर्दाश्त करना है, आपने कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन इकट्ठा हो, हौसले से बर्दाश्त करें या फिर यूरिन पास करें, या जो रीट्रेनिंग है, और साथ इसके जो हम कुछ दवाइयाँ देते हैं जिनको हम कॉन्ट्राजेक्शन एंटी मेस कहते हैं पाकिस्तान में ये भी शुरू करवाई जाती हैं। इससे मरीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। फिर आती है सर्जिकल ऑप्शन। अगर किसी को पोस्ट्रेट का मसला है, किसी को गदूद है, इसकी वजह से सारा प्रेशर पड़ रहा है, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस है, फिर इसकी सर्जरी की जाती है। फिर इस गदूद के बड़े हुए हिस्से को सर्जरी करके निकाल दिया जाता है। इस वीडियो से साबित हुआ कि नेक्स्ट टाइम आपको इस तरह का अगर कोई प्रॉब्लम होता है, या कोई यूरिन जो है निकल जाता है, यूरिन पे कंट्रोल नहीं है, तो आप अपनी हिस्ट्री अपने डॉक्टर को बताएंगे। लेकिन ये जहन में रखें, जो सिगरेट पीते हैं, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी और चाय पीते हैं, या वो पेशाब ओवर दवाइयाँ जिनको हम फ्रीजोनमाइड कहते हैं, अगर अक्सर गुर्दों के मरीज़ भी ले रहे होते हैं, वो लेते हैं, या किसी का वज़न बहुत ज़्यादा हो, तो इसमें भी यूरिन इनकॉन्टिनेंस होता है। इन चीज़ों को मैनेज करने से ठीक हो जाता है। डॉक्टर्स आपकी हिस्ट्री जानने के बाद आपको कुछ टेस्ट तजवीज़ करते हैं, आप टेस्ट करवा के अपने डॉक्टर्स के पास जाएं, और इसके बाद वो आपको इलाज में मदद करेंगे। एक दरख्वास्त है आप लोगों से कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएं किसी भी मसले के बारे में, तो डॉक्टर टेस्ट लिख कर दें। आपका मसला ठीक ना हो, दोबारा भी इसी डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर तब्दील ना करें, ताकि आपको सही ट्रीटमेंट मिल सके। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों साथियों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।